Hello students of class 8, I am Malik sir, good morning. Today I am going to continue the lesson combustion and flame. Right? Today I am going to discuss the topic burning of fuels leads to harmful products. ठीक? तो आपको पहले बताया कि फ्यूल्स जो जलता है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, उसके बिना काम नहीं चलेगा. लेकिन साथ साथ उसके कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं. तो वैसे ही बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हमको एक तरफ फायदा देता है तो दूसरी तरफ ये कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज करता है ना. ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ट्रेमेंडस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हमारे जो एनर्जी नीड्स हैव इंक्रीज मेनी फोल्ड. हमारे एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है कई गुना बढ़ गया है. वी आर नॉट बर्निंग मोर एंड मोर फ्यूल, जिसके कारण से हम अधिक से अधिक फ्यूल को हम लोग बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं. तो दिस इंक्रीज यूज ऑफ फ्यूल्स हैज सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट. तो ये जो इंक्रीज है, इंक्रीजमेंट है कई गुना फ्यूल को जलाने के में, तो उसके कारण से जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं वो एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं. पहले कम बर्न होता था तो उसका इम्पैक्ट जो होता था एनवायरनमेंट अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करता था. लेकिन अब एनवायरनमेंट की जो कैपेसिटी है उसके तुलना में जितना वो प्यूरिफाई कर सकता है उसके तुलना में ज़्यादा वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं, जिसके कारण से एनवायरनमेंट भी बेचारा लाचार होता जा रहा है और वो उसके कारण से हमारा एयर जो है पॉल्यूट होता जा रहा है. द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, प्रोड्यूसेस वेरियस एयर पॉल्यूटेंट्स. एयर पॉल्यूटेंट्स कहने का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एयर को पॉल्यूट करते हैं उनको एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, नाइट्रोजन है एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है विच कॉज एयर पॉल्यूशन. तो ये सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो रिलीज होते हैं कैसे, जब हम फॉसिल फ्यूल्स कोल, पेट्रोलियम, डीजल या और भी जो है उनको जलाते हैं तब ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं जो एयर में मिक्स होते हैं और एयर में का जो अपना क्वालिटी है, जो अच्छा क्वालिटी है उसको खराब करता है. फ्यूल्स मेनली कंटेन हाइड्रोकार्बन्स. ये जो फ्यूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं जनरली फॉसिल फ्यूल्स हैं और ये जनरली हाइड्रोकार्बन्स कंटेन करते हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब समझिए एक ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. तो प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन ऑफ कंबशन डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. और किस तरह का प्रोडक्ट रिलीज होगा कंबशन के दौरान ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई कितना है, लिमिटेड है, मॉडरेट है या बहुत ज्यादा है. इसके आधार पर ये बात समझ में आती है या ये बात है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे. तो पहले देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है ना. कार्बन मोनोऑक्साइड कब रिलीज होता है, जब आप फ्यूल को जो हाइड्रोकार्बन्स कंटेन करते हैं जैसे केरोसिन है, कोल है या और भी कुछ है ना, इट लीड्स टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल एंड प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर एनर्जी. कहने का मतलब जब आप कार्बन को या हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स को जलाएंगे लेकिन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम है, इनसफिशिएंट है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तब इस परिस्थिति में जो वहां रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा. देख रहे हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर भी रिलीज होगा वाटर वेपर्स के फॉर्म में और साथ में एनर्जी रिलीज होगा. तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, ठीक है, जो हवा में मिलकर उसको पॉल्यूट करता है. अगर आप इफ वी इनहेल पॉल्यूटेड एयर कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ऐसे पॉल्यूटेड एयर को जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक है अगर आप इनहेल करते हैं हम लोग, तो देन दिस कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद द हेमोग्लोबिन ऑफ आवर ब्लड to form a very stable compound called carboxy hemoglobin. तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है there is a great affinity towards hemoglobin, या you can say hemoglobin has great affinity with carbon monoxide. हेमोग्लोबिन जो है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत गहरा लगाव है. तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड को देखता है तो उसके साथ वो कंबाइन कर लेता है और क्या बनाता है, एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, स्थायी कंपाउंड, इसका नाम है कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन. ठीक है. और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन द ब्लड कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स. तो हेमोग्लोबिन अपना काम छोड़ देता है, अपना जो उसका काम है, उसका काम क्या है, मेन काम है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करना, उसको मतलब कैरियर है
है ना, ठेला गाड़ी ऑक्सीजन का, जो उसको पिकअप करता है लंग्स से और फिर उसको उठाकर बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंचाता है। तो लेकिन जैसे ही हेमोग्लोबिन के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाकर वो घूमने फिरने अपने दूसरे काम में लग जाता है, जिसके कारण से अपना काम वो छोड़ देता है। तो अब ऑक्सीजन का जो सप्लाई है हमारे बॉडी के हर एक हिस्से तक वो रुक जाता है ना, और हमारे बॉडी में किसी भी हिस्से में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं रुकना चाहिए। तो दिस रिडक्शन इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड लीड टू सफोकेशन, जिसके कारण से आदमी को सफोकेशन होना शुरू लगता है, बेचैनी, एंड मैन इवन कॉज डेथ। और हो सकता है कि कितनी मात्रा उसने उसका इनहेल किया है उसके कारण उसके ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है इसके कारण से उसकी मौत भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हेमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज ए पॉइजनस गैस कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जो कि काफी स्टेबल कंपाउंड है। और ये क्या करता है, ब्लड से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण से सफोकेशन होता है, एक्सट्रीम कंडीशन है, जिसके कारण से डेथ भी हो सकती है उसकी, है ना। तो इट इज डेंजरस टू स्लीप इन ए क्लोज रूम विथ ए कोल बर्निंग इनसाइड, और इसलिए एडवाइस किया जाता है, जाड़े के दिनों में लोग क्या करते हैं, कोयले वगैरह को जला देते हैं कंटेनर में और रूम में छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि घर गर्म रहे। लेकिन ये काफी खतरनाक होता है, क्योंकि जब भी कोल बर्न करता है तो घर बंद है तो वो ऑक्सीजन जो था घर के अंदर तो जला, लेकिन वहां पर क्या है, अब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वहां पर ऑक्सीजन खत्म हो गया। अब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जब वो जल रहा है तो ऑफकोर्स वहां क्या रिलीज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। बस insufficient supply of oxygen to closed room, a lot of carbon monoxide is produced. This can lead to suffocation. इसके कारण से जो उस रूम में उसको सफोकेशन महसूस होगा। अगर वो जागरूक है तो खिड़की उड़की खोल दे तो ठीक है, या फिर जल्दी उसका कोई उपाय करे, नहीं तो हो सकता है सफोकेशन के कारण से उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, जब फ्यूल बर्न करता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त होती है, तब अगर ये हाइड्रोकार्बन वाला फ्यूल जो है जो जलेगा, कंप्लीट कंबशन होगा, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर भी रिलीज होगा, एनर्जी भी रिलीज होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मीथेन है आपका CH4, एक हाइड्रोकार्बन है, काफी अच्छा फ्यूल माना जाता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ जलता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स इज नॉट ए पॉइजनस गैस, ये पॉइजनस नहीं है। ठीक है, बट इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमोस्फेयर, जब ये एक्सेस मात्रा में रिलीज होगा, देन इट ट्रैप्स मोर सन रेज इन द अर्थ एटमोस्फेयर, तो अर्थ एटमोस्फेयर में क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एक चीज याद रखिए, ग्लोबल वार्मिंग एक टर्म है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत जरूरी है, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस, ठीक है, ये जरूरी है, लेकिन ऊपर वाले ने जितना परसेंट कार्बन कर दिया है 0.03%, उतना काफी है। ठीक है, तो सन के गर्मी से अर्थ क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, और ये फिर क्या करता है, अर्थ उस हीट एनर्जी को गर्म होने के बाद फिर रेडिएट बैक भी कर देता है वापस एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो अगर ये सारा हीट रिलीज होकर बाहर चला जाए एटमॉस्फेयर से, तो रातें हमारी क्या होंगी, बहुत ठंडी हो जाएंगी, -100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, सब कुछ जम जाएगा, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये जो 0.03% है, ये तो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। साथ ही साथ ये क्या करता है, तो अर्थ जो रेडिएट बैक करती है हीट को, उसको ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जितना ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जितनी इसकी क्षमता है, जितना ये एब्जॉर्ब कर लेता है, उतना वो काफी होगा, इतना हीट एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह जाता है, और अर्थ ठंडा होने से बच जाता है, मतलब माइनस में टेम्परेचर जाने से बचता है, इक्विटेबल टेम्परेचर बना के रखता है, जिसके कारण से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हीटिंग अप ऑफ द अर्थ, लेकिन अब यहाँ पर ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, जिसके कारण से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो हीट एनर्जी को ट्रैप करेगा, वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देगा, जिसके कारण से ग्रीन हाउस गैसेज, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज, तो ये क्या करेगा, अधिक से अधिक हीट को एब्जॉर्ब करके वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रखेगा, जिसके कारण से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, माने जितना बढ़ना चाहिए उससे बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको ये जो इफेक्ट है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर,
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी तो रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ेगा। इसके कारण से क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो बढ़ेगा। ठीक है, और इसी कंडीशन को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है, इसी को कहते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। इसके कुछ इम्पैक्ट देखिए, एडवर्सली इफेक्ट द मानसून रेन, इसके कारण से मानसून रेन इफेक्ट होता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। चेंज इन द सीजनल पैटर्न, सीजन के पैटर्न में चेंज होना शुरू हो जाता है। एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस जो है वो मेल्ट करना, एक्सेसिव बहुत ज्यादा मात्रा में वो पिघलना शुरू हो जाता है। देयर बाय रेजिंग द लेवल ऑफ वाटर इन द सीज एंड ओशन, जिसके कारण से सीज और ओशन का जो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, तो इसके कारण से जो कोस्टल एरियाज है वो वहां पर फ्लडिंग हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, या फिर बहुत सारे जो कोस्टल एरिया है, लो लाइंग एरिया है, वो पानी में डूब जाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।